ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में और मुद्दा में। हम अपने मेहमानों से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले संध्या जी, एक सवाल है कि ये मीडिया का युग माना जा रहा है, मीडिया एज माना जा रहा है जी। और रोज मीडिया में लगातार 24/7 कवरेज चल रही है जी। और यहाँ एक पॉपुलिस्ट जो परसेप्शन है या पॉपुलर परसेप्शन को बना पाना या मेंटेन कर पाना हर राजनीतिक पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप सजग नहीं रहेंगे, आपकी रणनीति सही नहीं होगी, आपका एड्रेसिंग सही नहीं होगा, आप जिसको एड्रेस कर रहे हैं तो आप अपने परसेप्शन को रोज बना लगातार मतलब मतदान तक बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे बीजेपी क्या चूक गई? क्या शुरू में जिस जोर शोर से आई थी, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद एक से एक विज्ञापन आए, वो चाहे आपकी तरफ से आए चाहे आपके बीजेपी की तरफ से आए, उन विज्ञापनों ने काफ़ी कुछ अपना खेल दिखाया। फिर आप कास्ट इक्वेशन पाए, अग्रवाल सभा के वैश्य समाज की तरफ से एक अपील आ गया, वो राजस्थान की विधायक ने एक अपील कर दी जिसको भी आप लोग नहीं रोके। फिर आपने 2 करोड़ वाला वो एक चेक वाला मामला आया। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है आपके परसेप्शन को मेंटेन करने में थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है आपसे और उसको आप नहीं कर पाए। देखिए राजेश जी, जितनी भी बातें ये दौराने इलेक्शन आई, ये सब की सब सच्ची थी, सही थी। ये समय बता देगा कि हमने जो भी बात करी, हमने वैश्य समाज को कभी भी बुरा नहीं कहा। उन्होंने मिसयूज़ किया कि अग्रवाल समाज को ये बुरा बता रहे हैं, हम बनिया हैं, मैं वैसा हूँ। तो जिस तरीके से वो कहते चले गए, लोग उनकी सुनते चले गए, क्योंकि अब उनका टाइम था, सुन रहे थे लोग। उन्होंने मन बनाया कि ठीक है, हम एक ही व्यक्ति को देंगे। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साथ देगी केजरीवाल जी का कि वो अपने वादे निभा सकें और उनको मौका देगी कि आप पब्लिक का भला कर सको। और अगर फिर भी वो पब्लिक का भला नहीं कर पाएंगे तो लोगों को मालूम हो जाएगा। आज हमारे को उनको कुछ भी बहाना हम अब नहीं देंगे। ये तो चुनाव था, चुनाव में चलता है, मगर बीजेपी ने नैतिकता दिखाई है। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहूँगी नैतिकता का, कि वो एक ही ये देना चाहूँगी कि बीजेपी के पास में कितनी सीटें थी पिछली बारी, बताइए? 32-33 सीटें 32 थी। और कितनी चाहिए थी? सिर्फ 4। लेकिन नैतिकता दिखाई, कभी कोई तोड़फोड़ नहीं करी, कभी कुछ नहीं करा, इधर की बात उधर नहीं करी, अपना राज होते हुए भी नहीं करी, कुछ भी नहीं। तो नैतिकता का पैमाने को भी पब्लिक ने नकार दिया। आप ये मत कहो कि क्या क्या नकारा है, नैतिकता भी नकार दिएगी। अब तुम जोड़ तोड़ से बना ही लो। इसको राजनीतिक चूक भी कहते हैं। ये राजनीतिक अगर आप उस समय में ये डिसीजन लेकर गवर्नमेंट बना लेते इस तोड़फोड़ से, हो सकता है आप कंटिन्यू कर लेते। आप जिस 3 पे आ गए हैं, इसको आप नैतिकता के बदौलत इतनी खराब पोजीशन में आ गए आप, तो भी राजनीतिक चूक हो। तो भी मैं ये कहूँगी कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं किया। मौके मिलने के बावजूद भी बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर से पब्लिक में जाएंगे, इस बात को उन्होंने तय किया। तो नैतिकता का भी अगर पैमाना ऐसा कहेंगे आप, तो मैं क्या बोलूँगी आपको? ये नैतिकता का पैमाना नहीं है, ये इनकी जिसमें ये महारत इनको भारतीय जनता पार्टी को हासिल, जो अपने आप को समझते रहे कि मैं तोड़ फोड़ कर, मैं उनको कभी नहीं तोड़ा फोड़ा किसी को कर कर और किसी भी तरीके से पावर कुर्सी में बैठने की जो अपने में एक अहंकार रहा, उसमें वो फेल कर गए थे। हालांकि इन्होंने 7-8 महीने पूरी कोशिश की, चाहे वो बिन्नी हो, चाहे जितने भी लोग रहे हैं, हाँ, सारे लोगों को तोड़ने का प्रयास किया और सरकार बनाने का। लेकिन जब वो फेल कर गए, जहां अरविंद केजरीवाल इन चीज़ों को होने नहीं दिए, आप पार्टी के लोग होने नहीं दिए, तब ये फिर और समय लेकर ये कोशिश किए कि मैं कुछ बिल को पास करते हैं और एक अपना इमेज बनाते हैं लोगों के बीच में, और तब फिर हम इलेक्शन कराएंगे। अदरवाइज इलेक्शन तो पहले होना चाहिए था, एक बात। दूसरा बात, ये जो बात कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, ये साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के ऊपर ये रेफरेंडम है और ये पूरा इलेक्शन उनके ऊपर था। ये एक पानी का बुलबुला था और पानी का बुलबुला कितना देर रहता है? वो तो 2 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड, उसके बाद घुट जाता है। मैं इसके पहले भी बोलता रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जो गलतफहमी फैलाकर जो अपने शासन में आए, वो जनता पहचान गई है। आप कहेंगे कांग्रेस क्यों नहीं आई? बिल्कुल, कांग्रेस क्यों नहीं आए? तो कांग्रेस को एक्चुअली, कांग्रेस, मैं पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी, लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर से थोड़ा सा कम हो गया। इसका वजह क्या है? क्योंकि उससे वो उबर नहीं पाई है अभी जनता, और जनता एक तीसरा अल्टरनेटिव जब देख रही है। आप पार्टी आप पार्टी आई, जब आप पार्टी है तो उन्होंने देखा कि अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों एक मेजर पार्टी है और दोनों को देख चुके हैं, तो तीसरी पार्टी को उन्होंने ये दिया। तीसरी
ये जो बात कर रही हैं कि आप पार्टी ने ये झूठे वादे किए, ये कौन से सही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सही वादे किए थे? फिर आप काला धन की चर्चा करेंगे। मैं काले धन का बात नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि आम आदमी जो परसेप्शन जो बनाया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में, तो वो उन्होंने दिखा दिया, इलेक्शन में हरा दिया और कांग्रेस पार्टी को बाहर कर दिया। वही काम जो वो तो परसेप्शन गलत बना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लाउड होकर झूठ वादे कर और चूंकि यही एक पार्टी दिख रही थी लोगों को अल्टरनेटिव, तो उन लोगों ने उनको वोट कर दिया। लेकिन अगले बार वो नहीं आएगी क्योंकि इन बातों पर उतर नहीं पाएगी। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, शुद्ध रूप से ये इलेक्शन ये नरेंद्र मोदी के ऊपर रेफरेंडम था और नरेंद्र मोदी की इसमें हार है। ये भारतीय जनता पार्टी की कम और नरेंद्र मोदी की ज़्यादा। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि यहाँ माकन की हार नहीं है, सोनिया जी की हार है? जो देश के नेता हैं, केंद्र के नेता हैं, वो लोगों का अपना काम है, वो देश संभाल रहे हैं। दिल्ली संभालना किसका काम था? कांग्रेस पार्टी एक संगठन और हमारा आपसे बड़ा संगठन है, संगठन नहीं, हमारी कैडर पार्टी है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है। सरकार का सेक्रेटरी और भारत सरकार के मंत्री का पीए भी नरेंद्र मोदी तय करते हैं कि कौन पीए बनेगा और कौन किसका कौन बनेगा। आज उस मंत्री को भी अधिकार नहीं है कि अपना वो पीए किसको रखेगा। तो ये चीजों ने तो नहीं दिया, ये चीजों ने तो ये गुड गवर्नेंस का नहीं है, ये गुड गवर्नेंस का नहीं है। दिल्ली में हिटलर शाही है, ये हिटलर शाही है, जो एक आदमी, एक साम्राज्य, एक राज्य और एक शासक, एक ये उसका परिचायक है। जी आप बिल्कुल नहीं। ज्योति जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अगर ज्योति जी का आर्गुमेंट ये है कि ये डिक्टेटरशिप है, तो जो कांग्रेस में चलता रहा, मनमोहन सिंह ऊपर बैठे रहे, नीचे लोग कुछ भी करते रहे, तो वो भी तरीका इंडियन पॉलिटिक्स में कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ तो कुछ डिक्टेटरशिप जैसा एलिमेंट की जरूरत भी थी, ताकि नीचे बैठे हुए लोगों में एक मैसेज। तो क्या आपका मानना है कि इस देश में, क्या आपका मानना है कि इस देश में डिक्टेटरशिप चलेगा? क्या आपका मानना है कि देश में डिक्टेटर, ये देश प्रजातंत्र नहीं, भारत देश किसी काम का नहीं है जिसमें डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं हो। तो आपका प्रधानमंत्री, तो आपका मानना है कि देश डिक्टेटरशिप से चले? तो क्या आपका मानना है कि देश डिक्टेटरशिप से चले? अगर ये डिक्टेटरशिप से चलना है तो आप प्रजातंत्र की बात क्यों करते हैं? फिर प्रजातंत्र की बात क्यों करते हैं? फिर आप इलेक्शन क्यों करते हैं? लोगों से सहमति क्यों लेते हैं? वो विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन, अनुशासन की ये पार्टी गरीबों की है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ज्योति जी मेरी बात सुनिए। उस समय जो रिमोट से सरकार चलाने की बात का तोहमत आप पे भी लगा था कि आप जो है रिमोट से सरकार चलाते हैं, वो सोनिया जी सरकार चलाती थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसको लेके भी आपके खिलाफ रेफरेंडम हुआ, आप हार गए और वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दोबारा हार गए। कांग्रेस पार्टी जो हारी, कांग्रेस पार्टी हारने का वो मतलब वो परसेप्शन, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जो एक कांग्रेस पार्टी के बारे में जो गलत बातें की और जो उसके किए हुए कामों के बारे में जो उन्होंने गलत बातें, आज क्या बात है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी वही काम को दोहरा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज क्या बात है कि कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया उसी का नाम बदलकर उसी योजनाओं को लागू कर रहे हैं। तो वो गलत लोगों को, क्योंकि भारत देश एक इमोशनल कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं और उनके इस तरह से चीजें चलेंगी तो नेचुरली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब दौर तो सकारात्मक पॉलिटिक्स का बिल्कुल है। बिल्कुल। आपने अगर कोई 100 काम किए, 100 में से आपके 50 फेल कर गए, 50 में से जो बाकी के 50 है उसमें से अगर 10 काम ठीक थे, उनको एक्सेप्ट कर लेना। आप ये कह देंगे कि नरेंद्र मोदी ने वही किया जो हमने किया, लेकिन आपके जो 50 जो बेकार थे उनका क्या, उनका हम हिसाब किताब नहीं ले रहे। कहने का सवाल ये है कि अब लोगों को इस तरह की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जहां इनको विकल्प मिलता है वहां ये एक बार ट्राई मारते हैं, और यही आपका इमरजेंसी इसी वजह से है। और दूसरा, ज्योति जी जो कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का रेफरेंडम है, ये मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ थोड़ी सी जाती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी आज भी किसी भी स्टेट में विकल्प न होने पर तो एक्सेप्टेबल है। अगर विकल्प जहां है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दूर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मानते, लेकिन नरेंद्र मोदी को मानते हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी का फेलियर सिर्फ इतना है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के लोगों को ये कन्विंस नहीं कर पाए कि यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मैं हूँ,
ये बात वो कम्युनिकेट, उन्होंने कोशिश बहुत की लेकिन लोगों ने नहीं मानी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास नहीं है। दिल्ली के विश्वास दिल्ली पूरा के है। काडर पे नहीं था। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल काडर था उसको अमित शाह एंड पार्टी की इस लास्ट मिनट जो रणनीति थी उससे धक्का लगा और वो भी अलग हो गया। इसलिए इतना बड़ा डिबेकल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। अदरवाइज इतनी बुरी स्थिति नहीं होती अगर किरण बेदी को नहीं लाते। और ये पहला मौका था जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्राइम चीफ मिनिस्टर के नाम पर इलेक्शन लड़ा, इससे पहले कभी लड़ा नहीं। और ये गलती जो है दोहरा करके अमित शाह ने तो शायद एक्सपेरिमेंट किया होगा, कोशिश की होगी कि लास्ट मिनट पे शायद पार्टी बच जाए यहाँ पर, लेकिन ये उल्टा पड़ गया और नुकसान हुआ इसका। यही बात मैं कह रहा हूँ, जो आप जिस डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं मैं वही उसी बात की कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के ऊपर रेफरेंडम है? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे फैसले नरेंद्र मोदी लेते हैं। आज किरण बेदी दिल्ली प्रदेश में अगर सीएम के कैंडिडेट के तौर पर आई हैं तो वो नरेंद्र मोदी का फैसला था, वो किसी वर्कर का फैसला नहीं था। वो किसी वर्कर का फैसला, उसका नुकसान उनको पार्टी में झेलना पड़ा है। पार्टी में झेलना नहीं। पड़ा। आज वो इलेक्शन हारे इसी वजह से, आज वो उनके डिक्टेटरशिप के कारण वो हारे इलेक्शन। मैं उसी बात को कर रहा हूँ कि ये देश प्रजातंत्र देश है, ये देश इलेक्शन लोकतंत्र का देश है जहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं ज्योति जी। सबसे पहले ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं जिस तरह से, अब जो अगली बारी है वो बिहार, यूपी, ये सब बारी है। क्या हम उन राज्यों में ये किसी थर्ड पॉलिटिक्स की संभावना को कुरेद सकते हैं? क्या देख सकते हैं केजरीवाल के थ्रू? क्योंकि केजरीवाल के चुनाव में जिस हिसाब से जनता दल यूनाइटेड ने, शरद यादव जी ने, ममता बनर्जी ने, कई और जो थर्ड पॉलिटिक्स के लोग मुख्यमंत्री हैं उन्होंने समर्थन दिया था, तो क्या हम इनको वहाँ के भविष्य से जोड़ के देख सकते हैं कि भविष्य की राजनीति कहीं ना कहीं करवट लेगी, या ये केजरीवाल की तरह हो सकता है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में है बीजेपी या कांग्रेस, उसको छोड़ के लोग तीसरी तरफ देखें? देखिए, अभी जैसा कि आप जिस सवाल को आपने उठाया है, अभी हाल फिलहाल तो बिहार में ये नहीं दिख रहा है कि कोई थर्ड फोर्स ऐसा इमर्ज हुआ है। ठीक है। आपको ले जाकर तो वहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ उनका परफॉर्मेंस, वो दिल्ली में प्रदर्शन उनका परफॉर्मेंस था। लेकिन बिहार की राजनीति थोड़ी अलग है। आप हाल के दिनों का, 4-5 दिनों और 10 दिनों का अगर आप देखें, जो चीज़ें चल रही हैं वो शुद्ध रूप से कास्ट बेस्ड चल रही है। लोग हमला कर रहे हैं कास्ट पर, लोग पक्ष ले रहे हैं कास्ट का, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कास्ट का, तो वो एक दूसरा परिवेश है बिहार की राजनीति। लेकिन मैं बिहार थोड़ा सा और पूरब जाइए, हम बंगाल को भी देख रहे हैं। ममता बनर्जी के जो बयान, जो सुबह से ट्वीट आ रहे हैं, वो सब वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो परेशान दिख रही हैं। देखिए, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, या हो सकता है कि भविष्य में वो सीपीएम के साथ हाथ में मिला लें। बहुत सिंपल सा बात है। देखिए, जो शासन में रहेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, ये आज की बात नहीं है। आप पुराने ज़माने से देखें, और आप चूंकि आप एक पत्रकार हैं, आप अपनी भी भूमिका देखें, तो जो शासन में रहता है लोग उसका क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि वो शासन में रहते हैं, उनको एक्शन लेना होता है, उनको प्लान करना होता है, उनको बातें बोलनी होती है, उसको पूरा करनी होती है, तो क्रिटिसाइज उनका होता है। तो उनका क्रिटिसाइज होना बहुत है। आपने नहीं, मीडिया की बात आपने उठाया था, मैं इस बात को मैं ध्यान रहा था कि आप किन्हीं से पूछ रहे थे मीडिया के रोल पर बात करें। देखिए, आज का दिन आप देखें, आज मीडिया कहाँ है? मीडिया कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों के जनमानस पर प्रभाव डालती है, वे बनाने में मदद करती है। लेकिन देखिए, आज जनता कितनी होशियार है, जनता कितनी होशियार है। आज दो मेजर पार्टी को, जो एक पार्टी जो बहुत दिनों से शासन कर रही थी और एक पार्टी जो आज शासन में है, आज दोनों को नकार दिया। आपके पूरे एग्जिट पोल हो, चाहे जो पोल हो, प्री पोल हो, जिस सारे पोल को नकार कर आज देखिए जनता ने क्या मैसेज दिया। 67 सीट, रुझान में 67 सीट आ रहा है। रुझान अब एक तरह से फाइनल। तो ऐसा नहीं है कि केवल पार्टियों को नकारा है, जनता ने मीडिया के भी परसेप्शन को नकारा है। इस बात को भी आपको मानना होगा। शास्त्री जी, देखिए, मीडिया वाले मामले में तो देखिए, आप ये कह सकते हैं कि मीडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा था वो शायद वैसा नहीं बैठा। ये सारे प्रोजेक्शंस है। प्रोजेक्शंस में 20-19 होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई हर व्यक्ति का रिजल्ट लेकर के तो मीडिया ने रखा नहीं था। आपकी जीत मीडिया के थ्रू आ रही थी सामने, शायद लोगों को गले नहीं उतर रही थी उतनी, इसलिए थोड़ा सा परसेप्शन ये रहा कि शायद इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होगी।
बाकी कमोबेश रिजल्ट तो वही है जो मीडिया बता रहा था। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, रीजनल पार्टीज भी व्याकुल है। जैसे राजेश जी अभी उठा रहे थे कि क्या थर्ड फोर्स की वहाँ इमरजेंसी की कोई संभावना है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं आपको, शाही इमाम बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं, ममता बनर्जी बिना मांगे, क्योंकि वहाँ वो भी उसी कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं। वो अभी बैठे हैं सत्ता में, इसके बावजूद पब्लिक जो है उनसे प्रसन्न नहीं है, चाहे वो नीतीश जी हों, चाहे वो ममता जी हों, और चाहे कोई और हो। वहाँ भी लोगों को विकल्प का इंतज़ार है। अगर कोई थर्ड फोर्स वहाँ पर इमरजेंसी उसका होता है तो निश्चित रूप से ये हारेंगे। लेकिन चूंकि सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी उनको बड़ी शत्रु नज़र आती है, तो ये झगड़ा वहाँ पर चल रहा है। तो सवाल ये है कि क्या पूरे देश में दिल्ली की जनता जितने मैच्योरिटी के साथ अब समझने लगी है और अब रिजल्ट देने लगी है, उतनी मैच्योरिटी वहाँ पर अभी वोटर्स में है क्या? मुझे लगता है कि वो अभी शायद नहीं है। और ज्योति जी जैसे कह रहे हैं, वो कास्ट बेस पे अभी भी चीजें चल रही हैं। ये तो भविष्य की राजनीति है। थोड़ा सा हमने कुरेद लिया कि आगे अब कल से यही चर्चा हो सकता है कि शुरू हो जाए दिल्ली चुनाव के बाद। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इस डिबेट में भाग लिया और आपने देखा कि क्या हुआ। हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सारे मेहमान, और ये आम आदमी पार्टी ने जो लगाम लगाया है नरेंद्र मोदी के चुनावी रथ को लेकर, हम उसी को चर्चा कर रहे थे। कहाँ पे चूक हुई इन तमाम पार्टियों से, खासकर दो जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी से। ये बातचीत आगे भी जारी रहेगी, अगले दिन और होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं पे रोकते हैं। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी दूसरी बातचीत के साथ और कई और मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।